हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 12। और अगर आपने इससे पहले जो पार्ट 11 तक यूट्यूब पे डाले गए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले उन्हें देखिए, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जो भी भाई लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है आपके लिए एरर्स का क्वेश्चन है, और मैं आपको बता देता हूँ 10 क्वेश्चन है। और 10 में से अगर आप 10 आउट ऑफ कितने सही करते हैं और कितने रॉन्ग करते हैं वो आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, जिससे आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसमें क्या है, इन्हेंस हो। ठीक है, वृद्धि हो, और आप क्या करें, पेपर को आसानी से क्लियर कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इन द क्लासरूम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो लोग क्या करेंगे, लेट आएंगे, उनको अलाउड नहीं किया जाएगा क्लासरूम में। जैसे हमारे स्कूल में होता था ना, जो लेट आते थे तो उनको क्या नहीं किया जाता था, अलाउड नहीं किया जाता था, उनको खड़े कर दिया जाता था। ठीक है, तो वही है इसमें भी। तो देखिए किससे हो रहा है ये, दोस्त। दोस्त क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, और ये किसको शो कर रहा है, जो लेट आए हैं और जिनको क्या किया जाएगा, क्लास में आने नहीं दिया जाएगा, अलाउड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, दोज हु आर लेट, अब यहाँ पे भी आ गया प्रोनाउन। दे भी तो प्रोनाउन ही है, अब ये भी प्रोनाउन है। तो ये भी प्रोनाउन है, और ये भी किसी को शो कर रहा है, उन्हीं बच्चों को शो कर रहा है जो लेट आ रहे हैं और जो जिनको अलाउड नहीं किया जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि दो प्रोनाउन एक ही चीज़ को शो करे। एक प्रोनाउन हमेशा एक चीज़ को शो करता है, तो यहाँ पे दे हट जाएगा। ठीक है, अब इस दे को भी तो इस दोस्त को हटा सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे इस दोस्त को क्यों नहीं हटा रहे, इसको रहने दो। तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ना, तो इस यही अननेसेसरी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो क्या है, हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग एट द सेम टाइम। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। जैसे लव का अपोजिट क्या है, हेट है। और अगर आपको किसी व्यक्ति के लिए ये दोनों फीलिंग सेम टाइम पे आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन है कोइंसिडिंग, दूसरा है इक्विवेलेंट, थर्ड है एम्बिवेलेंट, और डी है कंटेम्प्रेरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एम्बिवेलेंट। अगर आपको टू अपोजिंग फीलिंग एट द सेम टाइम आ जाए तो उसको बोलते हैं एम्बिवेलेंट। और कोइंसिडिंग और इक्विवेलेंट एंड कंटेम्प्रेरी का मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो कोइंसिडिंग का मतलब क्या होता है, टू थिंग दैट हैपन टुगेदर एंड दे आर अनप्लान्ड। यानी दो चीज़ें अगर एक साथ हो जाती है और वो क्या होती है, अनप्लान्ड होती है, मतलब अचानक से हो जाती हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडिंग। ठीक है, आपने भी सुना होगा कोइंसिडेंट। और इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट तो आपको पता होगा कि टू और मोर थिंग्स दैट आर इक्वल, यानी दो या दो से अधिक चीज़ें अगर इक्वल हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। और कंटेम्प्रेरी, तो कंटेम्प्रेरी हम किसी को बोलते हैं समथिंग दैट इज लिविंग एंड अकरिंग एट द सेम टाइम। यानी कोई चीज़ लिव कर रही है, लिविंग कर रही है, रह रही है, और अकर हो जाए वो क्या, सेम टाइम पे, तो उसको क्या बोलेंगे, कंटेम्प्रेरी। ठीक है, तो चलते हैं, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नो इम्प्रूवमेंट का। तो आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो क्या है, वी कम बैक बिकॉज वी हैड रन आउट ऑफ मनी। तो आपको इसमें इम्प्रूवमेंट भरना है। तो मैं आपको कुछ बेसिक से फॉर्मूले बता देता हूँ, कईयों को तो आते होंगे पर कई बच्चों को नहीं आते, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, कम होता है, केम होता है, और दोबारा कम होता है। तो ये चीज़ आपको रखनी है कि ये V1 फॉर्म होती है, ये V2 फॉर्म होती है, और ये V3 फॉर्म होती है। ठीक है, और ऐसे ही रन का भी होता है, रन होता है, रैन होता है, और दोबारा रन होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ये किसके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो V1 V2 V3 फॉर्म होती है, जो V2 फॉर्म होती है ना, वो किसके लिए यूज की जाती है, पास्ट इंडेफिनिट के लिए, टेंस में यूज की जाती है। ठीक है, और जो V3 फॉर्म होती है, जो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसके परफेक्ट टेंस के लिए, परफेक्ट टेंस के लिए, जिसमें क्या आता है, हैज़ आता है, हैव आता है, हैड आता है, उसके बाद क्या लगता है, V3 फॉर्म लगता है। तो वो क्या होता है,
परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हैड रन, तो ये परफेक्ट टेंस है, तो हैड के बाद क्या आना चाहिए, V3 फॉर्म आना चाहिए। तो ये V3 फॉर्म है क्या, ये तो V2 फॉर्म है। V3 फॉर्म क्या, ये V2 फॉर्म है, तो V3 फॉर्म क्या होता है, रन, ठीक है। तो यहीं पे क्या आएगा, हैड रन आना चाहिए, हैड रन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए एंटोनियम्स बताना है आपको, किसका, परसिस्ट का, ठीक है। तो फर्स्ट वन है इंसिस्ट, बी है रिमेन, सी है सीज और डी है कंटिन्यू। तो परसिस्ट का मतलब क्या होता है, टू कंटिन्यू, जो लगातार हो रहा है। तो इसका ये क्या है, सिनोनिम्स है, पर हमको तो क्या बताना है, एंटोनियम्स बताना है, ठीक है। तो एंटोनियम्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं इन सब की मीनिंग आपको बता देता हूँ। तो इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, टू समवन हु डिमांड समथिंग फोर्सफुली, यानी अगर आप पे कोई चीज़ थोपता है, डिमांड करता है कि ये कर तू, अगर आप नहीं करना चाह रहे हो और फिर भी वो कराता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसिस्ट, ठीक है। और रिमेन का मतलब क्या होता है, टू समवन हु स्टे बैक्स, ठीक है, यानी कोई चीज़ बची हुई है, रिमेनिंग है, ये तो आपको पता ही होगा। और सीज का मतलब क्या होता है, सीज का मतलब होता है टू समवन हु स्टॉप, यानी किसी को रोक दिया गया है, वो स्टॉप हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या होगा, परसिस्ट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू करना। और किसका, सीज का मतलब क्या होता है, स्टॉप करना। तो ये इसका क्या है, एंटोनियम्स है, और ये इसका आंसर है। और एक मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि इंसिस्ट के बाद क्या आता है, ऑन आता है, और ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए किसका, एक्टिव पैसिव का। तो हमारे पास पैसिव फॉर्म बताना है हमने इसका। तो देखिए, द फार्मर, तो यहाँ पे आपको दिया गया है एक्टिव पैसिव, तो क्या है, द फार्मर इज प्लाउडिंग द फील्ड। तो आपको क्या बताना है, इसका पैसिव फॉर्म बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो क्या होता है, इसका सब्जेक्ट होता है प्लस आर या इज होता है, और ING फॉर्म आता है इसके साथ, और प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके साथ ये तो एक्टिव फॉर्म है। तो पैसिव फॉर्म क्या आता है इसका, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, प्लस इज या फिर आर, प्लस बीइंग, बीइंग आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसमें भी यही लगेगी, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, यानी ING फॉर्म के साथ आ रखा जो, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा। तो द फील्ड तो आगे आ जाएगा, द फील्ड्स, तो द फील्ड किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। फिर आर भी, सब में आर दो में आ रहा, वर दो में आ रहा, तो आर आएगा ना, तो ये दोनों तो कट गए, आर आएगा। अब प्लाउड तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था कि पैसिव फॉर्म में क्या आता है, बीइंग आता है, तो यही हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, और मैं इसके लिए आपके लिए पूरा लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है आपके लिए, आपको क्या बनना है, सब्स्टिट्यूशन बनना है। और 8th क्वेश्चन है, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग आई रन टू द नियरर हाउस फॉर शेल्टर, यानी जब बारिश स्टार्ट हो गई तो मैं भागने लगा, किस में, नियरर हाउस में, जो उसके पास था। तो आपको बनना है यहाँ पे क्या, अ नियर हाउस, द नियर हाउस, नो सब्स्टिट्यूशन, द नियरेस्ट हाउस। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे रेनिंग हो रही, यहाँ पे उन्होंने शो किया है कि ये वहाँ पे दो ही हाउस है, नहीं हो सकता ना, दो तो वहाँ पे बताया नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नियरेस्ट आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे घर हैं, उनमें से उसे सबसे नियरेस्ट चुनना है, दो में से नहीं चुनना उसने, टू और मोर थिंग में चुनना है उसने, ठीक है, टू और मोर हाउस में। तो क्या आएगा, नियरेस्ट आएगा। अगर दो होते तो क्या आता, कंपैरेटिव डिग्री आती, नियरर। अगर दो हाउस को चूज़ किया जाता ना कि इसमें जाना है, इसमें जाना, जो नियर है, तो उसमें क्या आती, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगी सुपरलेटिव डिग्री। तो द नियरेस्ट हाउस यहाँ पे सही होगा, ठीक है।
तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो सीज हो गया, फियार्स हो गया, पीस हो गया, ग्रीफ हो गया, तो बताना है आपको। और आप भी खुद कंफ्यूज हो गए होंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सीज की स्पेलिंग ये होती है। और सीज को मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है। सीज का मतलब कोई गाड़ी सीज हो जाती है ना, तो वही है ये, ठीक है। तो और फियार्स का मतलब क्या होता है, एंग्री। और पीस का मतलब तो आपको पता ही है, कोई टुकड़ा। ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख, ट्रबलिंग, ठीक है। तो ये चीज़ की इनकी स्पेलिंग याद कर देना और सीज की स्पेलिंग याद कर देना, ठीक है। और 10th क्वेश्चन है आपके लिए, आपको क्या बतानी है, एरर बतानी है। एवरीवन एक्सेप्ट सी हैव ट्रेवल्ड बाई एयर। तो आप इसको बताइए कि इसमें एरर क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एवरीवन है, हर एक में से एक लड़की थी जो क्या आई, एयर, उसने क्या किया, हवाई जहाज़ से क्या किया, उसने ट्रैवल किया। तो यहाँ पे सी है, तो हैव किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है। तो यहाँ पे हैज़ आएगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है, ये एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, कोई बात नहीं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी जो शिप होती है ना, बहुत सारी समुद्री जहाज होते हैं जो बहुत सारे, तो उन अगर वो बहुत सारे हो गए तो ग्रुप में हो गए तो हम उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। फ्लीट बोलेंगे, कॉलोनी बोलते हैं, स्वार्म बोलेंगे या स्क्वाड बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लीट, फ्लीट बोलते हैं, ठीक है। शिप जो एक साथ जाती है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लीट बोलते हैं। तो चलते हैं इनके बारे में। अब कॉलोनी, आप अपनी वाली कॉलोनी मत समझ लेना। कॉलोनी क्या होती है, टू टेरिटरी अंडर द, ये टू है, ठीक है, ये टू नहीं है, ये टी ओ वाला टू है। टू कंट्री अंडर द कंट्रोल ऑफ पीपुल दैट आर नॉट फ्रॉम दियर, यानी ऐसी टेरिटरी जो उनके कंट्रोल में हो, उन लोगों के कंट्रोल में है वो, जो वहाँ के हैं ही नहीं। अब मैं आपको एक बताता हूँ, जो ताइवान है, ताइवान है ना, वो किसकी कॉलोनी थी, यूके की, यानी ब्रिटिश शासन की कॉलोनी थी। तो उन्होंने अभी अभी मतलब कुछ साल पहले क्या किया था, बहुत साल हो गए, उन्होंने क्या किया था, वो कॉलोनी थी ना जो ताइवान की, उन्होंने उसको किसको दे दिया था, चाइना को, ठीक है। तो ये उनकी कॉलोनी थी। तो यही है कि वो जो अंग्रेज थे वो ताइवान के थे थोड़ी, पर उनकी वो कॉलोनी थी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा और आपका जो जीके का नॉलेज है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो स्वार्म का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ बीज, यानी जो मधुमक्खियाँ हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्वार्म बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और स्क्वाड का मतलब तो आपको पता ही होगा कि जो ऐसा ग्रुप जो कॉमन गोल के लिए क्या करता है, प्रयास करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वाड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कमांडोज होते हैं, उनका एक साथ स्क्वाड होता है, तो वो एक चीज़ पे फोकस करके, जैसे एयर स्ट्राइक की थी तो वो कमांडो का ग्रुप था, तो एयर स्ट्राइक सेम गोल था ना, कि जो एयर स्ट्राइक करनी है हमें या फिर जो भी है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, वरना अनलाइक कीजिए, ठीक है।